हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल लिगेंड्स जब उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आते हैं तो अपनी इनर या आउटर ऑर्बिटल ऑफर करता है। फिर उन इनर या आउटर ऑर्बिटल्स में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लिगेंड से एक्सेप्ट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली हम अपने उस लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल के पास जब कोई लिगैंड अप्रोच करता है तो वो कब उसे इनर ऑर्बिटल ऑफर करेगा या आउटर ऑर्बिटल ऑफर करेगा, ये कुछ क्लियरली कहा नहीं जा पा रहा था। जैसे ये मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट का जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X+ है, मींस आपके पास कोबाल्ट 2+ भी हो सकता था, यानी कि यहाँ 2+ चार्ज है, या आपके पास कोबाल्ट 3+ भी हो सकता था। तो वो किस सिचुएशन में इनर ऑर्बिटल देगा या आउटर ऑर्बिटल देगा, थ्योरी इस बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स चेक करके ये स्टडी करते, कंफर्म करते कि उसने इनर ऑर्बिटल दिया कि आउटर ऑर्बिटल दिया। तो जब हमारे पास कोबाल्ट 3+ आयन था, अगर मैं यहाँ पे X की वैल्यू 3+ पुट कर दूँ तो ये कोबाल्ट 3+ आयन है और उस कोबाल्ट 3+ आयन में D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते थे। वो 6 इलेक्ट्रॉन अंदर ही पेयर्ड अप होके ये आउटर ऑर्बिटल्स ऑफर करते लिगेंड्स को। ये 6 ऑर्बिटल्स ऑफर करते, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता, रिजल्टिंग 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ये वैकेंट बनती वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड हो जाती और उन 6 साइट्स पे लिगेंड आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, यहाँ पे इस केस में अमोनिया। हमने बहुत क्लियरली पढ़ा कि अगर फ्लोरीन या वाटर यहाँ पे आता, कोई भी हैलोजन या वाटर या अल्कोहल यहाँ पे आता, तो ये अपनी आउटर ऑर्बिटल्स ऑफर करता। मैंने लास्ट लाइन पे एक आपको क्रैम करने के लिए भी बोल दिया कि आप हैलोजन डोनर्स के केस में जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएं, ऑक्सीजन डोनर वाटर एल्कोहल्स में आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएं, बट कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर में आप इनर ऑर्बिटल्स बनाएं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट 2+ लेता हूँ और D7 का सिचुएशन मेरे पास बनता है, तो इस सिचुएशन पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट जब कंफर्म किया तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, जिसकी वजह से हमें ये सजेस्टिबल था कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड इन 6 ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करता है, हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है इनके साथ। sp3d2 में भी स्ट्रक्चर सेम वही ऑक्टाहेड्रल ही बनना था, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, बट now the complex was outer orbital complex and highly paramagnetic due to the presence of these 3 unpaired electrons. So most of the cases पे हमें ये बात confirmed रहती है कि हैलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर आउटर और नाइट्रोजन और कार्बन डोनर इनर बनाएंगे। बट फिर भी हमें 1-2 एग्जांपल्स, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं कि हमारे लिए यहाँ रहेंगे, बट स्टिल याद रखने की कोशिश रखेंगे हम। मैं कुछ निकल के कंपाउंड्स यहाँ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसमें एक हमारे पास है NiCN4 नेगेटिव, एक है NiCl4 नेगेटिव, एक है NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, मींस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखूं तो यहाँ पे निकल 2+ है और निकल 2+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये 3d8 4s0 होता है, 4s2 होता है वैसे, पर 2+ है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। ये आपके पास D का सिचुएशन है, ये आपके पास S है और ये आपके पास P है, 4s4p। आगे D हैं बट जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स ऑफर करनी है, क्योंकि ये कार्बन डोनर लिगेंड है तो कार्बन डोनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। यहाँ अपनी अंदर वाली ऑर्बिटल्स को वो वैकेंट करने की कोशिश करेगा। ये आपके पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2। और जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हमें एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता नज़र आएगा, मींस
टेट्रासियानोनिकलेट जो है वो एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। ये हम लोगों को 11th में भी बताया जाता था कि एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को जनरेट करती है। लाइक sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल बनाता है, sp3 हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाता है, समटाइम्स स्क्वायर पिरामिडल भी बनाता है, बट हमारे सामने कम केसेस आए। या sp3d2 या d2sp3 हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, sp में हमेशा लीनियर बनेगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा कि dsp2 में हमेशा स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर अपीयर होगा। तो NiCN42 नेगेटिव डेफिनेटली एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है जहां dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। d ऑर्बिटल जो इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, आप याद रख लीजिएगा, वो dx² माइनस y² होती है। d की 5 ऑर्बिटल हैं, तो dx² माइनस y² वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि वो इन्वॉल्व होती है। अगर यहीं sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, हालांकि मुझे यहाँ कोई केस नज़र नहीं आएगा, बना सकता हूँ मैं, FeCO5 का केस है जैसे, बट sp3d में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है वो dz² होती है, जबकि यहाँ पे dx² माइनस y² होती है। 1 मार्क क्वेश्चन में सम टाइम कॉम्पिटिशन्स के अंदर पूछा गया है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। p की जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो कोई भी हो सकती हैं, px, py या pz में कोई भी 2 ऑर्बिटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेट्रासियानोनिकलेट एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज बन के हमारे सामने आता है जहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। वहीं अगर मैं NiCl42 नेगेटिव को देखूं तो वहाँ पे भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ ही निकलता है, लेकिन क्लोरीन एक वीक लिगैंड होता है, वो यहाँ पे पेयरिंग कराने की कैपेसिटी नहीं रखता, रिजल्टिंग ये अपनी इन 4 ऑर्बिटल्स को ऑफर करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एज यूजुअल, जैसा कि हम 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है जहां एग्जैक्टली 109 डिग्री एंगल एक्सपेक्टेड है, और ये निकल का वो मेटल होगा जिसके बाहर ये 4 क्लोराइड कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड निकल के साथ अटैच होंगे इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। वहीं नेक्स्ट केस अगर आप देखें, हाँ तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये सिंपल सी बात है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े तो पैरामैग्नेटिक होना ही है, वो बार बार हमें सोचने देखने की ज़रूरत नहीं है। NiCO4 को अगर आप देखें तो वहाँ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मींस यहाँ S के अंदर भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, और क्योंकि कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वो अपनी इन s ऑर्बिटल्स को खाली कर देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा देगा, और यहाँ शिफ्ट कराने के बाद फिर वही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगी जो निकल के पास इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हुई हमें नज़र आएंगी। ये 4 कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाटएवर यू लाइक वो आप कह सकते हैं इसको, ये इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड 4 इसके साथ अटैच होके टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अगेन डायमैग्नेटिक होगा। देखिए ये वाला डायमैग्नेटिक था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ये वाला डायमैग्नेटिक है बट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और डेफिनेटली ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो दोनों डायमैग्नेटिक स्पीसीज रहेंगे। कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लाऊं, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जांपल आई कैन से कि मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं, इन्हीं में से सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, और 1-2 एग्जांपल कुछ इससे अलग होंगे तो मुझे लगता है आप आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ 2 केसेस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें एक थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है हमें। एक ये है ZnNH3 4 2+, और एक हम पढ़ना चाहेंगे CuNH3 4 2+, ये 2 केसेस। तो लेट मी बिगिन विद दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जहाँ पे जिंक आपके पास 2+ है, और जिंक 2+ है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका D फुल्ली फिल्ड होता है, S के निकल गए, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। इसका ये 4s और 4p वो खाली हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक स्पीसीज बनेगा ये पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसा कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देख पा रहे हैं। वहीं CuNH3 2+ को अगर मैं देखूं और यहाँ जिंक 2+ की बजाय Cu 2+ लूँ
तो ये मेरे पास D9 कॉन्फ़िगरेशन आता है, और D9 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई जंप तो हो नहीं सकता, मीन्स अंदर पेयरिंग तो हो नहीं सकती है। तो डेफिनेटली कॉपर के पास भी वही आउटर ऑर्बिटल्स हैं उसको ऑफर करने के लिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी लाइक जिंक sp3 होगा और स्ट्रक्चरल टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने की हमारी टेक्निक्स हैं उन्होंने हमें क्लियरली सजेस्ट किया है कि ये एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है, और स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो टेट्राहेड्रल हो। इसका कंफर्म्ड मतलब है, क्लियर कट मतलब है कि वो एक DsP2 टाइप हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है। देखिए, टेट्राहेड्रल होने के लिए दो हाइब्रिडाइजेशन रेस्पॉन्सिबल हैं, एक sp3 और एक D3s। D3s मतलब अंदर वाली 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएं और एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए। वो जो अंदर वाली 3 d ऑर्बिटल D3s में इन्वॉल्व होती हैं वो आपकी dxy, dyz और dzx होती हैं। ये D3s में बता रहा हूँ। DsP2 में बता ही चुका हूँ, x² - y² होती है, dx² - y²। और जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोला है उसमें बता चुका हूँ आपको कि वो आपका dz² ऑर्बिटल होता है। तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर क्योंकि हमें मिला तो हम लोग ये श्योर्ड थे कि वो sp3 या D3s टाइप का तो हो नहीं सकता। एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और वो भी कौन सी, dx² - y² इन्वॉल्व है। ओके, तो बट यहाँ तो हमें लग रहा है कि d के अंदर कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मैग्नेटिज्म दिखाता है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें क्लियरली सजेस्ट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है और किसी एक p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही है और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर ही आप कहेंगे। ये क्या हो गया? तो मैं कई बार बताता हूँ कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड अपना स्ट्रक्चर बनाएगा ये ज़रूरी नहीं है। हमारी ये थ्योरी और हमारी सोच तो हमें ये क्लियरली सजेस्ट कर रही थी कि इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन मैं बार बार हर स्टेप पे बताता हूँ कि जो नेचर ने कर रखा है हम उसको चैलेंज हमारी थ्योरीज से नहीं करने वाले। नेचर ने उसको स्क्वायर प्लानर बनाया है, इलेक्ट्रॉन उसका इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल से जंप करके वहाँ गया। क्यों गया, कैसे गया, दैट ऑल इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास 12, बट यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ वो स्क्वायर प्लानर है तो डेफिनेटली वो DsP2 ही है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ P में गया हुआ है। उसके लॉजिक्स मिलेंगे बट वो हमें यहाँ पे नहीं समझने, हमें सिंपली उसके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान रखना होगा। तो हमें लगता है कि ऐसे हम कितने याद रखें। एक या तो ये याद रख लें कि जी नाइट्रोजन और कार्बन डोनर अंदर और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर बाहर वाला कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मीन्स बाहर के ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे। हाँ, आप याद रख लीजिए। उसके बाद आप मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि 3 एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए जहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है। एक आपके सामने है CuNH3 twice 2+ का, तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा। ये शायद कभी कभार पूछ लिया जाए, मुझे लगता नहीं है कभी पूछा नहीं गया पिछले 15-20 साल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट बुक्स में गिवन है तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक ये एग्जांपल, एक आपको मैंने बताया कोबाल्ट का जहाँ पे 2+ चार्ज था, अमोनिया की प्रेजेंस में वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता था। और एक लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे जिससे इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्लोज कर दूंगा, और वो एग्जांपल है PtCl4 2 नेगेटिव। जस्ट निकल टाइप का कंपाउंड है, प्लेटिनम निकल की फैमिली का होता है। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो वो 5D8 6s2 होता है, और प्लेटिनम 2+ है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए होते हैं, मतलब 5D यहाँ पे जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये s और ये p। मुझे अगेन लग रहा था कि क्लोराइड है वो यहाँ पेयरिंग नहीं कराएगा, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होके ये DsP2 ही शो कर रहा है और एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ही बना रहा है। हम फिर सोचने लग जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये यहाँ पेयरिंग क्यों हो गया। अब आपने तो सर बता दिया था कि क्लोरीन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाना जाता है, तो मैं फिर बता दूं इस थ्योरी ने नहीं बताया था।
मैंने कुछ आगे पीछे की थ्योरी से ये ट्रिक निकाल के आप लोगों को ऑफ़र की। आप लोग अगली थ्योरी में इसकी ट्रिक को थोड़ा सा एनालाइज करके इससे कोरिलेट भी कर पाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट मैं फिर भी कहूँ कि ये ट्रिक थी सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शंस की, कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा दिया गया लॉ नहीं था। वो तो जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट्स को देख के डिसाइड कर रहा था कि कब उसने इनर दे दिया या कब आउटर दे दिया। हमने अपनी सहूलियत के लिए ये एक छोटा सा ट्रिक निकाला कि कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जनरली इनर बनाते हैं और हैलोजन और ऑक्सीजन डोनर आउटर बनाते हैं। और ये क्योंकि हैलोजन डोनर था तो हमें लग रहा था कि ये भी आउटर बनाएगा, लेकिन इसने भी यहाँ पे पेयरिंग करके डेफिनेटली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। तो सारे एग्जाम्पल रिकॉल कर लीजिए आप। आयरन के 2-3 एग्जाम्पल बताए मैंने, कोबाल्ट के 2-3 एग्जाम्पल बताए मैंने, निकल के 3-4 एग्जाम्पल बताए, प्लेटिनम का, जिंक का, कॉपर का भी एक एग्जाम्पल बताया। तो इस तरह से कुल मिला के ये 10 से 12 एग्जाम्पल्स बनते हैं। आप सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को याद रखें तो ये मोर देन एनफ रहेगा हमें इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स लग रहे हैं हमें। जैसे एक ड्रॉबैक तो मुझे यही लग रहा है कि कब वो अंदर वाली ऑर्बिटल दे देता है, कब वो बाहर वाली ऑर्बिटल दे देता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा कि वो कब क्या कर देगा। तो ये एक ड्रॉबैक ही कहूँगा मैं इसको। फिर अगर मैं देखूँ, हाँ मैग्नेटिज्म को ये काफ़ी हद तक ठीक एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन कलर ऑफ द कंपाउंड्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मीन्स कलर कैसे आ रहे हैं इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के, या वो डी ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि अच्छी बातें हैं इसकी, बॉन्ड कैसे बन रहा है उसको समझा रहा है, स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर रहा है, मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है, बट इसके बावजूद भी हमें इस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन मार्क होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करके एक नेक्स्ट पर्टिकुलर थ्योरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट थ्योरी इज़ क्वाइट मच इम्पोर्टेंट, जो हमें काफ़ी सारी बातों के बारे में बताती है। हालांकि कमियां उसके अंदर भी हैं एंड हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, करते हैं। और उसके बाद आगे कुछ और लाइक लिगैंड फील्ड थ्योरी आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, जो काफ़ी हद तक सटीक इन्फॉर्मेशन हमें देती है, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो हम उनको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझ के हम अपनी स्टोरी को वहीं पे रोक देंगे। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अगर हम समझें और मैं एक सिंगल वर्ड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक मेन पोस्टुलेट आपको बताऊं, हालांकि थोड़ा अजीब है बट हमें डिस्कस तो करना ही है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब किसी मेटल आयन के चारों तरफ, कोई भी मेटल आयन है सपोज 1+, 2+ और 3+, उसके चारों तरफ जब कुछ लिगैंड्स अप्रोच करते हैं, जैसे मैं 2 लिगैंड्स आपके सामने यहाँ रख देता हूँ। एक लिगैंड मान लीजिए मैं Cl नेगेटिव रख देता हूँ और दूसरा लिगैंड मैं यहाँ पे अमोनिया रख देता हूँ। आने कितने हैं वो तो उसका अपना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2, 4, 6, 3, 5 ऐसा सब पॉसिबिलिटी है। बट चलिए मैं 2 के साथ अपनी बात को समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मेटल आयन है, तो उस मेटल आयन और उस लिगैंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वो लिगैंड कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है तो कैटायन एनायन अट्रैक्शन है, जैसे NaCl में होता है। और अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है, उस नेगेटिव पोल और इस मेटल आयन के बीच में आयनिक अट्रैक्शन है। या मैं इसको बोलूं कि मेटल आयन और लिगैंड के बीच में या तो आयनिक बॉन्ड है या आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पोस्टुलेट है एंड प्लीज लिसन केयरफुली, यही उसका मेन ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कैसे? क्योंकि अगर ये बॉन्ड आयनिक है तो फिर तो वाटर में इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड आयनिक है तो फिर तो इस मेटल आयन और इस लिगैंड के बीच में कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर है ही नहीं, मींस कुछ बॉन्ड एंगल जैसा, स्ट्रक्चर जैसा बात ही नहीं है। फिर तो एट रैंडम कैटायन के चारों तरफ वो लिगैंड्स आके जुड़ गए होंगे, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन सच्चाई इससे कुछ परे है। मेटल और लिगैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट थ्योरीज ने जो पास्ट में कहा या फ्यूचर में कहा, उन्होंने इस बात को क्लियरली सजेस्ट किया कि हाँ, बॉन्ड काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेट होता है।
बट ये थ्योरी नहीं कहती थी। ये थ्योरी कहती कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में सिंपली कोई आयनिक अट्रैक्शन है, आयन आयन अट्रैक्शन हो सकता है या आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड कि लिगेंड आपका आयनिक है या वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है। थ्योरी कहती कि मेटल के पास जो चार्ज है वो चार्ज उस मेटल आयन के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डी ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट में पड़ी हैं। जैसे ही उस मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, अब ये भी डिपेंड करेगा कि लिगेंड्स कितने अप्रोच करते हैं, 4 या 6 या 5। तो मैं यहाँ आपको 4 और 6 की स्टोरी सुनाऊंगा जो हमारे सिलेबस की है। तो मैं शुरुआत 6 लिगेंड्स से कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मेटल आयन है और उस मेटल आयन के चारों तरफ 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो 6 लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे तो अपने अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्शन रखने के लिए वो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करते हैं। और जब वो ऑक्टाहेड्रली लिगेंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उसकी पांचों डी ऑर्बिटल्स थोड़ी सी एनर्जाइज्ड हो जाती हैं, एनर्जी बढ़ा लेती हैं। और जैसे जैसे लिगेंड्स उसको अप्रोच करते हैं वो डी ऑर्बिटल्स 2 ग्रुप में स्प्लिट होना शुरू हो जाती हैं। सी हियर 11th क्लास की नॉलेज है आपकी ये कि डी की ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। 3 ये होती हैं, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। 5 टोटल डी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो जब मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स अपनी डीजेनरेसी को लॉस कर देती हैं। डीजेनरेसी मींस सेम एनर्जी होना। ये एनर्जी के ग्राफ पे दिखा रखा है, सेम एनर्जी है 5 ऑर्बिटल्स की। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये अपनी डीजेनरेसी लॉस कर देंगी। ये डीजेनरेसी लॉस करना मतलब अलग अलग एनर्जी की बन जाएंगी। 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है। ये ग्रुप, ये कौन सी 3 ऑर्बिटल्स हैं? तो प्लीज़ रिमेंबर इट, दिस इज़ योर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। स्ट्रक्चर्स क्लास 11 की बुक पे जाके पढ़ लीजिएगा आप कि कैसे होते हैं। मैं भी यहाँ पे बता भी दूंगा, वैसे तो बताना पड़ेगा रादर मुझे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बट मुझे लग रहा है सबको याद होगा। डी ऑर्बिटल्स डंबल शेप्ड की होती थी ऐसे। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता था। ये जेड कोऑर्डिनेट पे एक सिंगल डंबल डी जेड स्क्वायर बनता था। एक्स और वाई के बीच में एक डबल डंबल डी एक्स वाई, वाई और जेड के बीच में वाई जेड, जेड और एक्स के बीच में जेड एक्स। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी एक बार मेरी कहानी को आगे बढ़ने दें। ये 5 डी ऑर्बिटल्स थी। 5 डी ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी की और 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी की बन जाती हैं। सवाल उठेगा, सर यही 3 नीचे क्यों, वो 2 ऊपर क्यों? क्या उल्टा नहीं हो सकता था? उल्टा होगा तो किस सिचुएशन में होगा? ये सारी बातें धीरे धीरे समझेंगे। अभी आप समझें कि जब भी मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वो इस तरह से इन 2 ग्रुप्स में टूट जाती हैं। इनके बीच में कुछ एनर्जी का गैप होता है। उस एनर्जी के गैप को बोला गया है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा लेटर O लिखा रहता है, 0 समझ जाते हैं हम इसको, बट O लिखा रहता है। दिस रिप्रेजेंट्स कि लिगेंड्स मेटल के चारों तरफ ऑक्टाहेड्रली आ रहे हैं। एक सेकंड पार्ट और समझाऊंगा जब यहाँ T लिखूंगा, मतलब लिगेंड्स जो हैं वो टेट्राहेड्रली आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ लिखते हैं। और अगर मैं पैरेलली बताने की कोशिश करूँ भी सही, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ही 4 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं टेट्राहेड्रली, 4 स्क्वायर प्लानर फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट मैं टेट्राहेड्रल का केस समझा रहा हूँ कि जब 4 लिगेंड्स मेटल के चारों तरफ टेट्राहेड्रली अप्रोच करते हैं तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती हैं ये इससे उल्टा स्प्लिट होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के थोड़ा सा स्पेस बना के आपको ये बात समझाना चाहूँ, तो लिगेंड्स आने के बाद ये एक्साइट हुआ एंड देन स्प्लिट हुआ। तो स्प्लिट होने के बाद ये जो 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होंगी उनमें 2 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी की बनेंगी और 3 ऑर्बिटल हायर एनर्जी की बनेंगी। जस्ट उससे उल्टा हो गया। जो 2 लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स होंगी वो वही होंगी जो वहाँ पे हायर एनर्जी की ऑर्बिटल्स थी, और ये 3 वही होंगी जो यहाँ पे लोअर एनर्जी की थी, मीन्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स।
इसको यहाँ इस पूरे ग्रुप को एक नाम दिया गया है T2Z और इसको नाम दिया गया है EZ। ये G एक टर्म आता है जीरेड, सिमेट्री से रिलेटेड है, हमें ज़्यादा नहीं समझना उस पर, बस ध्यान रख लेना कि G एक जीरेड वर्ड के लिए है। और इसको नाम बोलते हैं E और इसको T2। G वर्ड यहाँ पे नहीं लगाया गया क्योंकि ये अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनसिमेट्रिकल स्प्लिटिंग रहता है, तो यहाँ पे G वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, ये खाली T2 और E वर्ड यूज़ करते हैं। इन दोनों के बीच में भी एक गैप होता है जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ही बोलते हैं, और इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को यहाँ T साइन दिया गया है। मतलब ये टेट्राहेड्रल लिगेंड्स जब अप्रोच कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसे स्प्लिटिंग होती है। हम लोग लेटर पार्ट्स पे ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे उल्टा क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये वाला गैप ज़्यादा क्यों और ये वाला गैप कम क्यों, ये सब बातें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इस टेट्राहेड्रल वाली स्टोरी को मैं अभी होल्ड करता हूँ और ऑक्टाहेड्रल पे ही अपनी मैक्सिमम बातों को समझाऊंगा। फिर टेट्राहेड्रल पे आप एज इट इज़ कॉपी कर पाएंगे, उसमें कोई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी तरह के स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो लेट अस वी बिगिन विद एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जो CFSE है, ये जो गैप आप देख रहे हैं 4 ऑर्बिटल्स के बीच में, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो ये CFSE पोजीशन ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल की पोजीशन क्या है। मेटल की पोजीशन मतलब वो 3D सीरीज़ की है, 4D सीरीज़ की है या 5D सीरीज़ की है। 5D सीरीज़ वाले में ये CFSE ज़्यादा होती है और 3D वाले में ये कम होती है। जैसे सपोज़ करें मेरे पास एक कंपाउंड है COH2O6 3+, एक मेरे पास कंपाउंड है RHH2O6 2+, और एक मेरे पास है IRH2O6 2+। इनमें सभी में मेटल के चारों तरफ वाटर आ रहा है एज ए लिगेंड और स्प्लिटिंग हो रहा है। सभी जगह 2+ कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3D सीरीज़ की मेटल है, ये 4D सीरीज़ की मेटल है, ये 5D सीरीज़ की मेटल है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये जो गैप होगा CFSE वो हायर होगा और इस केस में सबसे कम। यही बात यहाँ पे मैं पोजीशन ऑफ मेटल को लेके बताना चाहता था कि 5D में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और 3D में कम होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप देखें, चार्ज ऑन मेटल या चार्ज बाय मास भी कह सकता हूँ। जनरली चार्ज ऑन मेटल पे ही हमारी कहानी होगी, मेटल्स एक जैसी होंगी। जितना ज़्यादा मेटल पे चार्ज होता है, 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ एक साथ, CONH36 2+ एंड CONH36 3+। तो आप यहाँ पे NH3 6 3+, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कोबाल्ट पे 2+ चार्ज है, यहाँ 3+ चार्ज है। तो ये मेटल पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है या चार्ज बाय मास हाई है, तो रिजल्टिंग इस पर्टिकुलर केस में ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ये हमारा दूसरा केस था। तीसरा केस, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है कि लिगेंड्स किस ज्योमेट्री पे अरेंज हो रहे हैं, या मैं यूँ बोल दूँ कि नंबर ऑफ लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड आ रहे थे तो स्प्लिटिंग कम था, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है। तो ये ऑक्टा और टेट्रा पे भी डिपेंड करता है कि ऑक्टा ज्योमेट्री बनेगी तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और टेट्रा ज्योमेट्री बनेगी तो स्प्लिटिंग कम होगी। लाइक अगर मैं किसी भी मेटल का केस ले लूँ, लेट मी कॉल निकल का केस लिया मैंने और उसके साथ मैंने H2O6 2+ बनाना चाहा और एक निकल के साथ मैंने 4 वाटर के साथ एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहा, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और एक लास्ट पॉइंट आप सुन लीजिए, नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये लिगेंड्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कम होगी या ज़्यादा। हम यहाँ पे 4 तरह के लिगेंड्स कैटेगराइज कर सकते हैं।
कार्बन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और हेलोजन डोनर। एक सीक्वेंस दे सकता हूं उनको मैं। स्टार्ट करूंगा हेलोजन डोनर से, एक्स डोनर, इनकी स्प्लिटिंग सबसे कम रहेगी। देन आई विल गो विद ऑक्सीजन डोनर, इनमें स्प्लिटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देन आई विल गो विद नाइट्रोजन डोनर, इनमें स्प्लिटिंग और ज़्यादा होगी। एंड देन आई विल गो विद कार्बन डोनर, इनमें स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो इस कार्बन डोनर के सीक्वेंस पे अब मैं एक्स डोनर के 4-5 नाम लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन डोनर के 3-4 नाम, नाइट्रोजन डोनर के, कार्बन डोनर के, ऐसे मैं नाम लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक पूरी सीरीज़ बन जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के 2 एंड हैं। ये जो एंड आपको दिखेगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, लो मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करने वाले होते हैं। ये डिटेल में हम लोग एग्जांपल्स पे पढ़ेंगे जाके। और इस एंड को हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगैंड, जो हाई मैग्नेटिक मोमेंट पोजेसिंग होते हैं। या मैं अगर थोड़ा कोरिलेट करना शुरू करूं तो इनर और आउटर ऑर्बिटल टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाने जाएंगे। ये इनर ऑर्बिटल बनाते थे और ये आउटर, तो उसी से रिलेट करूंगा मैं यहाँ कहानी पे। तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिएगा, यहाँ स्टार्ट हो गया आपके पास हेलोजन्स एंड देन ऑक्सीजन, वाटर, देन NO2, अमोनिया, इथिलीन डाइअमीन, देन CnCO का एक पूरा सीक्वेंस गिवन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जो लिगेंड्स को डिसाइड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और कौन वीक लिगेंड होगा। जैसे यहाँ मुझे एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट देना हो, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है COF63 नेगेटिव, एक मेरे पास कंपाउंड है COH2O6 3 पॉजिटिव, एक मेरे पास कंपाउंड है CONH36 2 पॉजिटिव, और एक मेरे पास कंपाउंड है COCO6। कंफ्यूज मत होइएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO कोबाल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ स्प्लिटिंग का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि कार्बन डोनर लिगैंड है, और यहाँ स्प्लिटिंग का एक्सटेंट सबसे कम होगा क्योंकि हेलोजन डोनर है। सो दिस इज़ हैविंग मैक्सिमम स्प्लिटिंग, मैक्सिमम CFSC, इसका 2nd रैंक, इसका 3rd रैंक एंड इसका 4th रैंक अमंग दिस 4। तो ये इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये जो गैप है 2 पेयर्स के बीच में या इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में, वो सीधा सीधा इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इस CFSC की एक और टर्मिनोलॉजी भी रहती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अभी मैं स्प्लिटिंग एनर्जी समझा रहा था, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा तो क्या होगा। यहाँ तक कुछ ज़्यादा सस्पेंस नहीं है। अगर D में 1 है तो वो यहाँ होगा, 2 है तो यहाँ होंगे, 3 है तो यहाँ होंगे, 4 हैं तो झगड़ा शुरू होगा, कहाँ जाए इलेक्ट्रॉन। तो विद एग्जाम्पल हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और ऐसी बहुत सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड बातें जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।